डिस्क्लेमर, इस कहानी में वयस्क विषय वस्तु, हिंसा या अपराध से संबंधित भाषा का प्रयोग हो सकता है। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना या अपमान करना बिल्कुल नहीं है। इस कहानी का मकसद केवल और केवल मनोरंजन है। यदि किसी व्यक्ति या घटना से समानता पाई जाती है तो वह मात्र एक संयोग होगा। इसमें बताए गए सभी नाम, पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह काल्पनिक हैं। कृपया इन्हें वास्तविकता से न जोड़ें। बस सुनिए, महसूस कीजिए और कहानी का पूरा आनंद उठाइए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका हार्दिक स्वागत है KRN स्टोरीज जंक्शन पर। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक ऐसा सफ़र है जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले KRN स्टोरीज जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही मैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट ला पाती हूँ, नई नई कहानियाँ और ताज़े आइडियाज़ आप तक पहुँचाती हूँ। आपका प्यार और आपका समर्थन ही हमारी असली ताकत है। यहाँ आपको मिलेंगी रूह को छू जाने वाली रोमांटिक कहानियाँ, अधूरी मोहब्बतें, टूटे हुए वादे और वो लम्हे जो आपको अंदर तक झकझोर देंगे। हर दास्तान में होगा प्यार भी, दर्द भी और एक ऐसा राज जो आखिरी लम्हे तक आपको बांधे रखेगा। रिश्ते यहाँ गहरे होंगे मगर रहस्यों से भरे हुए, और यही पल आपकी यादों में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ललिता जी सुबह से अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थी, इसीलिए उन्होंने हार मानकर उसे कॉल लगा ही दिया। ये सब सोचते हुए ललित जी धीरे से कहती है, बेटा तू तो आज जल्दबाजी में घर से लंच ले जाना भी भूल गया था, और जैसा कि मैं जानती हूँ तू बाहर का खाना नहीं खाता है, तो क्या अब तू भूखा रहेगा? तू कहे तो मैं किसी के हाथ लंच भिजवा दूं या मैं खुद लेकर आ जाती हूँ। अपनी मॉम की बात सुनकर राजवीर उन्हें मना करते हुए कहता है, मॉम आप मेरी टेंशन मत लो, और आप तो जानती हो आपका बेटा खुद खाना बना सकता है और मेरे ऑफिस में एक छोटा सा किचन भी है, तो आप मेरी टेंशन मत लो। मैंने अपने लिए लंच बना लिया है, बस खाने ही वाला था तो आपका कॉल आ गया। जो राजवीर कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था, वह आज एक ही सांस में कई झूठ बोल चुका था, लेकिन उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी मॉम को टेंशन हो। वहीं राजवीर की बात सुनकर ललित जी उसे खाने के लिए बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। उनके कॉल डिस्कनेक्ट करते ही राजवीर का ध्यान सोनाली के मिस कॉल पर गया। सोनाली का मिस कॉल देखकर राजवीर जल्दी से उसे कॉल लगा देता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। ये देखकर राजवीर थोड़ा परेशान हो गया। वह अपना मोबाइल टेबल पर रखकर खुद से कहता है, ओह नो, कहीं लिटिल वाइफ ही मुझसे नाराज तो नहीं हो गई। खैर जो भी हो, मुझे तो उन्हें मनाने में भी बहुत मजा आता है। इतना कहते ही राजवीर की आंखों के सामने सोनाली के गुस्से से लाल चेहरा घूम गया। उसके चेहरे को इमेजिन करते हुए राजवीर होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई और वह मुस्कुराते हुए आगे कहता है, मुझे तो उनके हर एक अदा पर प्यार आता है, खासकर उनके गुस्से से लाल चेहरा देखकर तो मजा ही आ जाता है। इतना कहते हुए राजवीर अपने सीक्रेट कमरे से अटैच किचन में गया और अपने लिए कुछ बनाने लगा। उसके लंच बनाते ही राहुल भी मीटिंग से वापस आ गया था। वह जैसे ही कुछ कहने को हुआ तभी राजवीर उसके सामने खान की प्लेट खिसकते हुए कहता है, राहुल बाकी बातें बाद में, पहले लंच करो। राजवीर की बात सुनकर राहुल भी उसके साथ बैठकर लंच करने लगता है। लंच खत्म हो जाने के बाद राहुल राजवीर के सामने एक पेपर शीट देते हुए कहता है, बॉस मैं सबसे बारी बारी से अकेले में बात किया और सबके स्टेटमेंट में एक बात कॉमन है। इतना कहकर राहुल राजवीर के एक्सप्रेशन लेंस चेहरे को देखने लगा, जो कुछ सोचते हुए उस पेपर शीट को देख रहा था। लेकिन राहुल के रुकते ही वह अपनी आंखों से राहुल को आगे बोलने का इशारा करता है। ये देखकर राहुल आगे कहता है, बॉस उन सभी जर्नलिस्ट को अलग अलग कॉल आईडी से कॉल आया था। उसके इतना कहते ही राजवीर बेसब्र होते हुए कहता है, राहुल अगर उन सबको अलग अलग कॉल आईडी से कॉल आया था तो ये बात कॉमन कैसे हुई? उसके सवाल सुनते ही राहुल सभी जर्नलिस्ट के स्टेटमेंट को याद करते हुए कहता है, बॉस उन सब की कॉमन बात यह है कि जो न्यूज़ वह लोग अपने चैनल पर दिख रहे थे वह उन लोगों के लिखी गई लाइन्स नहीं थी, बल्कि किसी और ने उन्हें बनी बनाई स्क्रिप्ट अपने अपने चैनल पर दिखाने के लिए दिया था, और उसके साथ ही इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए उन्हें बहुत सारा पैसा भी दिया गया है, जिसके लालच में आकर वह लोग आपके खिलाफ जाने की हिम्मत कर पाए थे। लेकिन आपकी बात को सुनकर उन्हें अपनी गलती रियलाइज हुई और वह लोग इस न्यूज़ को सही ढंग से पेश करने के लिए तैयार हो गए हैं। जब राहुल पूरी बात कहकर एक नज़र राजवीर को देखता है तो राजवीर कहीं खोया हुआ था। ये देखकर राहुल कुछ सोचते हुए धीरे से कहता है, बॉस कहीं वह जिंदा तो नहीं, या कहीं उसके बेटे को आपके बारे में पता तो नहीं चल गया और वह आपसे अपने डैड के मौत के बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है? राहुल के डाउट सुनकर राजवीर जैसे ही कुछ कहने को हुआ तभी उसके पॉकेट में रखा फोन रिंग करने लगा। अपने फोन की रिंगटोन सुनकर राजवीर को लगा शायद सोनाली ने कॉल किया होगा।
ये सोचकर राजवीर बिना कॉलर आईडी देखे जल्दी से कॉल रिसीव करके अपने कान से लगा लेता है। उसके कॉल रिसीव करते ही उधर से एक आवाज आई, बॉस लेडी बॉस अपने ग्रुप के साथ शॉपिंग मॉल जा रही है। राजवीर जो कॉल रिसीव करते ही अपनी लिटिल वाइफी की स्वीट वॉइस सुनने के लिए तैयार था। वह अपने बॉडीगार्ड के बात सुनकर गुस्से में उसे डांटे हुए कहता है, क्या तुम अपना काम भूल चुके हो? अगर वह शॉपिंग मॉल जा रही है तो तुम भी उन सभी को फॉलो करो और उनके आसपास अपनी नजरें बनाए रखना। कोई डाउटफुल शख्स तुम्हें दिखाई दे तो फौरन मुझे कॉल करना। इतना कहकर राजवीर बिना उस बॉडीगार्ड के कोई और बात सुने फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। वहीं बॉडीगार्ड अपने बॉस के डांट सुनकर एक नज़र अपने लेडी बॉस के ग्रुप को देखता है जो सभी एक्साइटेड होकर गाड़ी में बैठ रहे थे। सोनाली प्रीति की जल्दबाजी देखकर उसका हाथ पकड़कर चीख से सीट पर बैठाते हुए कहती है, यार हम शॉपिंग पर जा तो रहे हैं, फिर तुझे इतनी जल्दबाजी क्यों करी है? संभाल कर बैठ। और तू बार बार यह क्यों भूल जाती है कि अब तो अकेली नहीं, तेरे पेट में एक नन्ही सी या नन्हा सा जान पाल रहा है। सोनाली की बात सुनकर प्रीति को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उससे सॉरी कहती है। कुछ देर बाद शॉपिंग मॉल के बाहर पार्किंग एरिया में अमित गाड़ी पार्क करता है। वहीं सोनाली शॉपिंग मॉल को अजीब नज़रों से देखते हुए अमित से सवाल करती है, अमित भाई हम आज दूसरे मॉल में क्यों आए हैं? क्योंकि हम तो हमेशा आरके शॉपिंग मॉल में जाते थे, फिर आप हमें यहाँ लेकर क्यों आए हैं? सोनाली के सवाल सुनकर अमित मुस्कुराते हुए उसके पास आया और सभी को अंदर चलने का इशारा करता है। फिर अपनी भाभी को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, भाभी मेरे साले साहब का मेरे होने वाले साले साहब का शॉपिंग मॉल है और आपको यहाँ आरके शॉपिंग मॉल से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो अब बिंदास होकर शॉपिंग कीजिए और रिश्तेदार होने का फ़ायदा उठाए। सवाल पूछकर परेशान क्यों हो रही है? अब अमित को कहाँ पता था कि जहाँ वह कुछ डिस्काउंट की बात कर रहा है वहीं आरके शॉपिंग मॉल ऐसे दो शख्स ने खड़ा किया है जिसके बारे में जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अमित के मजाकिया टोन सुनकर जहां अनाया उसे घूर कर देखती है वहीं बाकी सब मुस्कुराने लगते हैं। अब तक वह लोग मॉल के अंदर आ चुके थे। तभी सोनाली अपनी जगह पर रुक गई और रिसेप्शन की ओर इशारा करते हुए अमित से कहती है, अमित भाई वह रश्मि है ना, वह यहाँ क्या कर रही है? सोनाली के सवाल सुनकर अमित एक पल के लिए सोच में पड़ गया कि वह सोनाली को सच बताएं कि नहीं। फिर अपनी भाभी को ऐसे अपनी ओर देखता पाकर अमित एक गहरी सांस लेकर घेरे से कहता है, भाभी रश्मि अमरजीत भाई से प्यार करती है और कहीं ना कहीं अमरजीत भाई के दिल में भी रश्मि के लिए फीलिंग्स है, लेकिन भाई से दोस्ती होने के कारण वह रश्मि के प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ताकि भाई को बुरा ना लगे। अमित के बात सुनकर सोनाली चौंक गई थी। फिर कल के एक्सीडेंट को याद करते हुए सोनाली को लगा शायद यही वह कारण होगा जिससे अमरजीत भाई रश्मि को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये ख्याल आते ही सोनाली कुछ सोचती है और किसी को एक मैसेज ड्रॉप कर देती है। फिर मुस्कुराते हुए रश्मि के पास चली गई। रश्मि यहाँ इसलिए काम कर रही थी ताकि वह आते जाते अमरजीत को अपने आंखों के सामने देख सके और अमरजीत चाहकर भी रश्मि को काम से नहीं निकल सकता था क्योंकि रश्मि का इंटरव्यू खुद उसके डैड ने लिया था और उसे जॉब पर रखा था। वहीं सोनाली रश्मि के शोल्डर पर हाथ रखते हुए प्यारी सी आवाज में कहती है, हाय रश्मि कैसी हो? रश्मि के हाथ जो लगातार कंप्यूटर पर चल रहे थे वह एक जानी पहचानी आवाज सुनकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई और अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर मुस्कुराते हुए हेलो कहती है। लेकिन सोनाली के पीछे नजर जाते ही रश्मि का चेहरा उदास हो गया। ये देखकर सोनाली भी एक नज़र अपने पीछे देखी है। वहां खड़े शख्स को देखकर सोनाली मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर कहती है, क्या भाई आपका इतना बड़ा शॉपिंग मॉल है और आपने कभी बताया ही नहीं? कहीं आपको ये डर तो नहीं था कि हम यहाँ आकर फ्री में शॉपिंग करके चले जाएंगे? सोनाली की प्यारी आवाज सुनकर अमरजीत जो रश्मि को घूर रहा था वह अपने होश में आया। मुस्कुराते हुए सोनाली से कहता है, भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आप जितना चाहे उतना शॉपिंग कर सकती हैं, वह भी बिल्कुल फ्री में। सोनाली से इतना कहकर अमरजीत किसी स्टाफ को बुलाने लगता है। ये देखकर सोनाली उसे रोकते हुए कहती है, भाई क्या हम रश्मि को अपने साथ ले जा सकते हैं? हम आपसे परमिशन इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इस वक्त वह आपकी एम्प्लॉई है, प्लीज भाई मना मत कीजिएगा। सोनाली हर बार अपनी बातों से सबको चौंका देती थी। अमरजीत को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके वैम्पायर दोस्त की वाइफ इतनी क्यूट और मासूम है कि वह इतनी छोटी सी बात पर उससे बच्चों की तरह रिक्वेस्ट कर रही थी। अगर यह बात उसके वैम्पायर दोस्त को पता चला तो वह तो उसे गायब ही करवा देगा। ये ख्याल आते ही अमरजीत जल्दी से जवाब देता है, भाभी आप कैसी बात कर रही हो? ये तो आपका भाई का माल है, आप जिसे चाहे अपने साथ ले जा सकती हो और जो चाहे वह ले सकती हो। जैसे मेरे लिए मेरी बहन अनाया है वैसे आप भी मेरी छोटी बहन की तरह हो, आप बेझिझक जो चाहे यहाँ कर सकती हो। ओके मेरी एक मीटिंग है तो मैं चलता हूँ, आप लोग आराम से शॉपिंग कीजिए।
सोनाली से बात करते हुए अमरजीत अपनी बहन अनाया के सर पर प्यार से हाथ फेरता है और मीटिंग के लिए टॉप फ्लोर पर चला जाता है। उसे ऐसे जाते देखकर सोनाली मन ही मन खुद से कहती है, अगर भाई ही यहाँ नहीं रहेंगे तो हमारे प्लेन का क्या होगा। अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। खुद से बात करते हुए सोनाली सभी के साथ लेडीज सेक्शन की ओर चली जाती है। वहां पहुंचते ही सोनाली प्रीति के लिए ढेर सारा कपड़ा सेलेक्ट करने लगती है। ये देखकर कब से चुप बैठा अमित अपने पास बैठे रमन से कहता है, यार क्या भाभी ने साले साहब के सजेशन को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है, जो बिना सोचे समझे कपड़े सेलेक्ट करते जा रही है। लेकिन हम बोर हो रहे हैं और इन्हें देखकर लगता नहीं है कि आधी रात से पहले इनकी शॉपिंग खत्म होने वाली है। वैसे तो यह अपने लिए जब भी शॉपिंग करने जाती है तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन प्रीति भाभी के लिए ऐसे शॉपिंग कर रही है जैसे पूरा माल ही खाली कर देंगी। चल तब तक हम कहीं। अमित आगे कुछ और कहता है, उससे पहले ही उसके बात को बीच में काटते हुए किसी ने कहा, तुम चिंता मत करो, उनके हस्बैंड के पास बहुत पैसे हैं, वह यहाँ से जाने से पहले एक एक पैसे का बिल पे करके जाएंगी। अचानक आई उस आवाज को सुनकर अमित स्टैचू की तरह अपने जगह पर फ्रिज हो गया था। वही लेडी सेक्शन में मौजूद सभी गर्ल्स शॉपिंग में लगी हुई थी। वही अमरजीत अपने मीटिंग रूम के विंडो से बार बार रश्मि को देखने की कोशिश कर रहा था, जिसे महसूस करके मीटिंग हॉल में बैठे प्लांट अचीव नजरों से उसे देख रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने आज से पहले कभी अमरजीत का ऐसा रिएक्शन नहीं देखा था। वह आज पहली बार कहीं खोया हुआ लग रहा था। ये बात कहीं ना कहीं सोनाली भी जानती थी, इसलिए वह जानबूझकर शॉपिंग में इतना टाइम लगा रही थी। सोनाली जो अमरजीत के मीटिंग हॉल के विंडो के ठीक सामने सोफे पर बैठकर एक ड्रेस देख रही थी, वह जानबूझकर रश्मि को अपने पास बुलाकर बैठा लेती है और उसके ऊपर वह ड्रेस लगाते हुए मन ही मन खुद से कहती है, अब हम भी देखते हैं अमरजीत भाई आप कब तक अपने फीलिंग्स को छुपा कर रखते हो, क्योंकि शुरू में हम खुद भी अपने डेविल हवी को हार्टलेस समझा था, लेकिन वह कुछ ही महीना में हमें खुद से ज्यादा प्यार करने लगे थे। फिर आप किस खेत की मूली हो। वहीं मीटिंग हॉल में बैठा अमरजीत रश्मि को अपने सामने देखकर उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। ये देखकर मीटिंग हॉल में बैठा एक क्लाइंट कहता है, मिस्टर चौहान क्या हम यह मीटिंग कल करें, क्योंकि आपको देखकर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है जैसे आपका ध्यान कहीं और है, तो अच्छा यही रहेगा कि हम इस मीटिंग को कल कंटिन्यू करें, तो आप हमें अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्लाइंट की ऐसी बातें सुनकर अमरजीत अपने होश में आया और वह कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही उसके सामने बैठे सारे बिजनेसमैन एक एक करके उठकर चले गए। ये देखकर अमरजीत रश्मि को देखते हुए मन ही मन कहता है, लिटिल चुहिया आज सिर्फ तुम्हारी वजह से लाइफ में पहली बार मैं अपने क्लाइंट के सामने ऐसे बिहेव कर रहा था, पर जो भी आज तक दिल पर किसका जोर चला है, जो मेरा चलेगा। ये ख्याल आते ही अमरजीत अपने होश में आया और अपना सर झटकते हुए अपने जगह से उठ गया और खुद को डांटे हुए कहता है, अमरजीत अमरजीत ये तू क्या सोच रहा है, और तू खुद ही तो उसे बार बार अपने करीब आने से रोक देता है और उसे कितना भला बुरा भी सुना देता है, फिर आज तू क्यों ऐसा सोच रहा है। और ये तुम कभी मत भूलना कि उसके डैड और भाई ने तुम्हारे जिगरी यार के साथ कितना बुरा किया है, इसलिए तुम्हारा और उसका कोई फ्यूचर नहीं है, और तेरे लाइफ का सबसे बड़ा सच यही है कि तू अपने प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वही वेटिंग रूम में मौजूद अमित की हालत देखकर पीछे खड़ा शख्स उसके पास आकर बैठते हुए उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ, मेरे छोटे भाई को ऐसे फ्रिज क्यों हो गया था। और तुम एक बात बताओ, मेरी लिटिल सिस्ट मेरी वाइफ के लिए शॉपिंग कर रही है, तो इसमें तेरा क्या जा रहा है, जो तू यहाँ बैठे बैठे कब से अपना मुंह बनाए जा रहा है। अमित जो उसे ऐसे अपने पास देखकर चौंक गया था और अपने बोले गए शब्दों के बारे में सोचकर कोई बहाना ढूंढ रहा था, वह उस शख्स की ऐसी बातें सुनकर अपने होश में आया और अपना बत्ती सी चमकते हुए कहता है, राहुल भाई मैं इंस्टा चला चलाकर बोर हो गया था, इसलिए रमन के साथ थोड़ी मस्ती कर रहा था और कुछ नहीं। वैसे आप अपनी बताओ, आप यहाँ कब आए, क्योंकि दोनों भाभी बता रही थी कि आप दोनों वैम्पायर उनका कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे हो, फिर अचानक आप यहाँ कैसे। अमित को ऐसे बात बदलते देखकर राहुल उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहता है, अच्छा तो मेरे छोटे भाई की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वह मेरे ही सामने मुझे वैम्पायर बोल रहा है, पर क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम अपने बड़े भाई के सामने उसे वैम्पायर बोल सको। खैर वह अभी आता ही होगा, क्योंकि वह भी मेरे साथ ही आया था, बस उसे कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, इसीलिए वह बाहर ही रुककर बात करने लगा, पर तुम चिंता मत करो, वह बहुत जल्द आता ही होगा। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जिसे महसूस कर तीनों पीछे पलटकर देखने लगे। वही अमित वेटिंग रूम की ओर आ रहे शख्स को देखकर मन ही मन खुद से कहता है, भाग जा अमित भाग जा। वैसे तो तेरा वैम्पायर भाई मोम और भाभी के आने के बाद काफी स्वीट हो गए हैं, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं, अगर राहुल भाई ने कुछ बता दिया तो तुम्हारी खैर नहीं, इसलिए उनके आने से पहले ही भाग जा।
अपने मन ही मन अमित खुद को समझाते हुए वहां से उठने ही वाला था कि राहुल उसे पकड़कर वापस बैठा दिया। ये देखकर अमित का चेहरा रोने जैसा हो गया। उसकी रोनी शक्ल देखकर राहुल मुस्कुराने लगा। वही अमित बार बार अपने भाई की ओर देख रहा था जो उसी के पास आ रहा था। वहीं बाकी सभी का शॉपिंग हो चुका था और सोनाली ने भी प्रीति के लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी। फिर सोनाली जो ड्रेस रश्मि के ऊपर लग रही थी वह ड्रेस रश्मि को देते हुए कहती है, रश्मि प्लीज मना मत करना, बस आप एक बार हमारे लिए ये ड्रेस पहनकर आओ प्लीज प्लीज। अपनी भाभी को ऐसे रिक्वेस्ट करते देखकर रश्मि मना नहीं कर पाए और ना चाहते हुए भी अपने आसपास अमरजीत को ना देखकर वह ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। उसके जाते ही सोनाली किसी को कुछ इशारा करती है और जल्दी से वहां से निकल जाती है। प्रीति, अनाया और रीत सोनाली की जल्दबाजी देखकर कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह सोनाली से कुछ नहीं पूछते हैं। कुछ देर बाद जब वह लोग वेटिंग रूम में पहुंचे तो वहां दो और शख्स को देखकर चौंक गए थे। वहीं प्रीति और सोनाली अपना मुंह बनाते हुए अपने हस्बैंड को देख रही थी। पर सोनाली को जैसे ही होश आया कि रश्मि कभी भी चेंजिंग रूम से बाहर आ सकती है, ये सोचकर सोनाली जल्दी से राजवीर का हाथ पकड़ लेती है और उसे खींचकर बाहर ले जाते हुए कहती है, आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? अब जल्दी चलिए यहाँ से, नहीं तो हमारा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। सोनाली का ऐसा रिएक्शन देखकर सभी लोग चौंक गए थे, पर जैसे ही वह लोग अपने होश में आए तो वह सब भी उसके पीछे चलने लगे। एग्जिट डोर पर पहुंचकर सोनाली अपने बैग से एक कार निकलती है और जल्दी से माल के मेन डोर को लॉक कर देती है। ये देखकर राजवीर अजीब नजरों से अपनी लिटिल वाइफी को देखते हुए मन ही मन कहता है, आखिर मेरी जान ने ऐसा कौन सा प्लान बनाया है जो वह अमरजीत को उसी के मॉल में लॉक कर दिया, और तो और इन्होंने मुझसे कहकर उसके मॉल में काम कर रहे सारे स्टाफ को भी निकलवा दिया। खैर जो भी हो, घर जाकर बात करता हूँ। वहीं सोनाली जल्दी से बड़ा डोर लॉक करके साइड में खड़े वॉचमैन से कुछ कहती है और फिर सभी के साथ पार्किंग एरिया में आ जाती है। पार्किंग एरिया में आकर सोनाली रीत और अनाया के कान के पास जाकर धीरे से कहती है, हमने आरके होटल में 2 प्राइवेट रूम बुक करवाया है, जहां एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट करवाया है। तो हम जा रहे हैं अपने डेविल हस्बैंड के साथ और आप दोनों अपने पने होने वाले हस्बैंड के साथ वहां जाओ और रात का डिनर वही करके आना। लेकिन हाँ, याद रहे शादी से पहले आप अपनी लिमिट क्रॉस मत करना। इतना कहकर सोनाली शरारत से अपनी एक आंख दबा देती है। ये देखकर रीत और अनाया दोनों का मुंह एक साथ खुल गया। सोनाली उन दोनों का मुंह बंद करते हुए वहां से राजवीर के गाड़ी में जाकर बैठ गई। वहीं राहुल पहले ही प्रीति को लेकर वहां से निकल चुका था क्योंकि प्रीति बहुत थक चुकी थी। वहीं गाड़ी में बैठा राजवीर अपनी लिटिल वाइफी के होठों पर शरारती मुस्कान देखकर उसे खींचकर अपने गोद में बैठे हुए कहता है, क्या बात है, एक ही दिन में इतना बदलाव, वैसे आप करना क्या चाहती हैं? राजवीर के सवाल सुनकर सोनाली जो अपने मोबाइल पर एक मैसेज टाइप कर रही थी, वह मैसेज सेंड करते हुए अपना मोबाइल साइड में रख देती है और अपना दोनों हाथ अपने हस्बैंड के गले में डालते हुए शरारत से कहती है, सबका अरेंजमेंट तो हो गया, अब आप बताएं आपका क्या इरादा है जो हमें ऐसे अपने पास खींच लिया? सोनाली के चेहरे पर शरारत और आंखों में बेचैनी देखकर राजवीर उसके आंखों में झांकते हुए कहता है, जान आप जानती हो कि आप मुझे कुछ नहीं छुपा सकती, तो आप सीधे सीधे असली रीजन बताओगी या मुझे कुछ और करना पड़ेगा? ये सवाल पूछते हुए राजवीर सोनाली के होठों के करीब बहने लगा। ये देखकर सोनाली झट से अपना हाथ उसके होठों पर रखते हुए बीच में ही उसे रोक देती है और खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ सोचकर कहती है, डेविल हमें जितना समझ में आया वह सारी कोशिश हमने आज कर ली, क्योंकि उस बात को लेकर कल से अंदर ही अंदर सभी बहुत परेशान थे। ये देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए सबका मूड लाइट करने के लिए हमने ये प्लान बनाया है। अब कल देखते हैं कौन कौन सा प्लान सक्सेसफुल रहता है। राजवीर के गाड़ी का विंडो एकदम ब्लैक था, इसलिए बाहर खड़े वह लोग उन दोनों को नहीं देख सकते थे। लेकिन सोनाली अपने भेजे गए मैसेज को पढ़कर अमित और रमन के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रही थी। कुछ ही पल में दोनों मुस्कुराते हुए अपनी होने वाली वाइफ को लेकर गाड़ी में बैठ गया और वहां से निकल गए। सोनाली के इतना कहते ही राजवीर के आंखों के सामने वह सारी घटना घूमने लगा जो वह सुबह सेटल करने की कोशिश कर रहा था। पर अपनी लिटिल वाइफी को ऐसे उन लोगों को देखता पाकर राजवीर अपना सर झटकता है और उसका मूड ठीक करने के लिए कहता है, जान ये तो गलत है, आपने सबको डिनर डेट पर भेज दिया लेकिन खुद के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं किया। ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि हर बार में ही ऐसा करूं, कभी कभी आप भी तो मुझे सरप्राइज दे सकती हो, मुझे भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि सरप्राइज पर सिर्फ गर्ल्स का राइट है। राजवीर की बातें सुनकर सोनाली अपने होश में आए और पैसेंजर सीट पर बैठते हुए कहती है, डेविल हमने सबके लिए कहाँ कुछ किया, क्योंकि प्रीति के लिए तो कुछ किया ही नहीं क्योंकि वह बहुत थक गई थी और हम भी थक चुके हैं, तो ये सरप्राइज हमारे तरफ से उधार रहा।
वक्त आने पर हम आपको एक बढ़िया सा सरप्राइज देंगे। ओके, तब तक वेट कीजिए। अब जल्दी गाड़ी स्टार्ट कीजिए, हमें घर जाकर आराम करना है। और हाँ, आज कोई मस्ती नहीं। अपनी बात कहते हुए सोनाली ने ऐसा दिखाया कि वह सच में बहुत थक चुकी थी। ये देखकर राजवीर उसे और परेशान नहीं करता है और गाड़ी स्टार्ट करके घर की ओर निकल गया। उसकी गाड़ी निकलते ही दो गाड़ी और उसके आगे पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद घर पर सबका डिनर हो चुका था और सोनाली अपना बुक लेकर स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ रही थी। ये देखकर पीछे से कोई आया और नीचे झुककर उसके शोल्डर पर अपना चिन्ह टिकाते हुए कहा, क्या बात है? कुछ घंटे पहले कोई मुझसे कह रहा था कि वह बहुत थक चुकी है और उसे घर जाकर आराम करना है, लेकिन यहाँ आकर मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। सोनाली, जो पूरी तरह अपने स्टडी में डूब चुकी थी, वह अचानक इस आवाज को सुनकर चौंक गई, लेकिन एक जानी पहचानी खुशबू महसूस कर वह अपना काम जारी रखते हुए जवाब देती है, डेविल, हम सच में थक चुके हैं, लेकिन क्या करें कि पढ़ाई भी तो जरूरी है, क्योंकि 2 दिन बाद से ही हमारा पेपर है और आप भूल रहे हैं। तो हम बता दें, हमें पूरे 3-4 साल का स्टडी इस कुछ महीने में कवर करना पड़ा है। तो आप बताइए, हमारी बॉडी के साथ साथ हमारा दिमाग भी कितना थक गया होगा। और आप जानते हो हमारे कुछ आदतों में से सोना कितना फेवरेट है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने दम पर यह पोजीशन हासिल करें, ताकि हम दुनिया के सामने फुल कॉन्फिडेंस से कहें कि हम द राजवीर सिंह राठौर की वाइफ हैं। और उस दिन हमसे ज़्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं होगा, जिस दिन हम एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाएंगे और उस पूरी दुनिया के सामने पूरी रीति रिवाज के साथ हम फिर से आपसे शादी करेंगे। सोनाली के मन की बात जानकर राजवीर खुद स्पीचलेस हो गया था। अपनी लिटिल वाइफी के बात सुनकर वह बहुत खुश था कि जितना वह पूरी दुनिया को अपने रिश्ते के बारे में बताना चाहता है, उतना ही सोनाली भी इस बात को लेकर एक्साइटेड है। ये सोचकर राजवीर के होठों पर मुस्कान आ गई और वह सोनाली को अपनी बाहों में उठा लिया और बेड की ओर ले जाते हुए कहा, आई ट्रस्ट यू मेरी जान, आपने ऐसा कहा है तो ऐसा बहुत जल्द होगा। पर इस वक्त रात के 10 बजे बज चुके हैं, तो चलिए अब सो जाए और बाकी बातें अब कल सुबह के लिए रहने दीजिए। अपने डेविल हस्बैंड के बात सुनकर सोनाली मुस्कुराते हुए अपना चेहरा उसके चेस्ट पर टिका देती है। कुछ देर बाद सोनाली की सांस धीमी चलने लगी थी, क्योंकि वह गहरी नींद में सो चुकी थी और सोनाली के बालों से आ रहे नेचुरल फ्रेग्रेंस से राजवीर की आंखें भी बंद होने लगी थी। तभी अचानक साइड टेबल पर रखा राजवीर का फोन रिंग करने लगा। अपने फोन की रिंगटोन सुन कर राजवीर चौंक कर अपनी आंखें खोल देता है और अपने टेबल से मोबाइल उठाकर जल्दी से कॉल रिसीव करता है, ताकि सोनाली की नींद खराब ना हो जाए। कॉल रिसीव करते ही राजवीर बिना सामने वाले शख्स का जवाब सुने थोड़े गुस्से में कहता है, क्या है अमरजीत, तुम इतनी रात को मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? राजवीर के टोन सुनकर अमरजीत को लगा शायद राजवीर को सब बारे में पता चल गया है और वह उससे नाराज हो गया है, इसलिए उसका दोस्त उससे बात नहीं करना चाहता है। ये सोचते हैं रंजीत राजवीर के कॉल डिस्कनेक्ट करने से पहले ही जल्दबाजी में कहता है, भाई तू जो सोच रहा है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुझे सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मेरे मॉल में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पूरे मॉल की लाइट जा चुकी है और मेरे फैमिली के साथ साथ मेरा बॉडीगार्ड भी मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे मजबूरी में उसके साथ यहाँ रुकना पड़ रहा है। उसकी ऐसी बातें सुनकर राजवीर मन ही मन मुस्कुराता है। फिर अपने ऊपर सो रही अपनी जान का मासूम चेहरा देखकर कुछ सोचते हुए राजवीर अमरजीत को जवाब देता है, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वह सब मेरी प्यारी लिटिल वाइफी ने किया है, तो उसके मेहनत को बर्बाद करने के बारे में सोचना भी मत। और हाँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ देर में लाइट आ जाएगी, लेकिन तुम उसके प्यार को बिना एक्सेप्ट किए अपने माल से बाहर नहीं आ सकता है। और हाँ, तुम अकेले हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपना लिमिट भूल जाओ, तो अपनी लिमिट में रहना और मेरी बहन का ख्याल रखना। ओके, गुड नाइट। इतना कहकर राजवीर बिना अमरजीत की कोई बात सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और अपना फ़ोन साइड टेबल पर रखकर सो जाता है। वहीं फ़ोन के दूसरी साइड मौजूद अमरजीत राजवीर के बात सुनकर सदमे में चला गया था, क्योंकि जिस दोस्त के परमिशन के लिए वह इतने सालों से अपनी फीलिंग को दबा कर रखा था, आखिर में क्या हुआ, वही बेवकूफ़ बन गया था। क्योंकि जैसा वह अपने दोस्त के बारे में सोच रहा था वैसा बिल्कुल नहीं था। पहले तो वह रश्मि को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि वह राजवीर की बहन थी और उसे ऐसा लगता था कि राजवीर को उसके फीलिंग के बारे में पता चलेगा तो वह उसे अपना दोस्ती तोड़ देगा। फिर रश्मि के पापा का वह बड़ा कांड, जिसकी वजह से पूरा राठौर फैमिली इतने मुश्किल दौर से गुजर रहा था। ये सब देखकर अमरजीत और घबरा गया था। वह तो अब अपने जुबान पर रश्मि का नाम भी नहीं आने देता था। अमरजीत यह सब सो ही रहा था कि उसे अपने पीछे से एक प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी, सर लाइट कब तक आएगी और हम यहाँ से कैसे निकाल पाएंगे, और मेरी मॉम बहुत परेशान हो रही होगी, प्लीज़ सर कुछ कीजिए, मेरा अभी घर पहुँचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डैड और भाई की वजह से मॉम पहले ही बहुत परेशान है और अब तो रात के 10:30 बज चुके हैं।
वह हमें लेकर बहुत परेशान हो रहे होंगी। रश्मि के बात खत्म होते ही पूरा माल लाइट से जगमगा उठा। लाइट जलते ही अमरजीत की निगाह अपने सामने खड़ी लड़की को नीचे से ऊपर तक निहारने लगा। रश्मि ने इस वक्त स्लीवलेस एक वाइट कलर का गाउन पहना हुआ था जो खुद सोनाली ने उसे दिया था। यह एक डिजाइनर गाउन था जिस पर रियल पिक डायमंड लगा हुआ था। इस वक्त रश्मि किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसे ऐसे देखकर अमरजीत अपनी इंटेंस निगाहों से उसे घूर रहा था। आज पहली बार अमरजीत को खुद को ऐसे घूरते देखकर रश्मि अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वह अपने चेहरे पर आ रहे लतों को कान के पीछे करते हुए मन ही मन कहती है, आज सर को क्या हो गया है? जब मैं उनके पास जाती हूं तो वह मुझसे ऐसे दूर भागते हैं जैसे मुझ में कांटे लगे हो, लेकिन अभी तो मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे अभी प्रपोज कर देंगे। रश्मि अभी यह सब सो ही रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि कोई आकर उसके सामने अपने घुटनों के बाल बैठा हुआ है। ये देखकर रश्मि अपने होश में आए और अपने मुंह पर हाथ रखकर नीचे बैठे शख्स को देखने लगी। रश्मि को ऐसे खुद की ओर देखता पाकर अमरजीत अपने ब्लेजर के इनर पॉकेट से एक लाल रंग का बॉक्स निकलता है और रश्मि के सामने उस बॉक्स को ओपन करते हुए कहता है, विल यू मैरी मी? रश्मि जो कब से अमरजीत के मुंह से यह शब्द सुनना चाहती थी, उसे आज अमरजीत के मुंह से यह शब्द सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। खुशी से उसके आंखों में आंसू आ गए थे और वह अपने मुंह पर हाथ रखकर अमरजीत के सामने अपने घुटनों के बल बैठ गई। ये देखकर अमरजीत कंफ्यूज होते हुए कहता है, वैसे तो तुम हर वक्त चिपकू गम की तरह मेरे पीछे पड़ी रहती हो और अब जब मैं तुम्हें फाइनली प्रपोज कर रहा हूं तो तुम रो रही हो। क्या तुम्हें मुझसे शादी नहीं करना है? अमरजीत की ऐसी बातें सुनकर रश्मि अपने होश में आए और अपना सर जल्दी जल्दी ना में हिलाते हुए अपना आंसू अपने दोनों हाथों से पूछते हुए कहती है, सर ऐसा नहीं है, ये तो खुशी के आंसू है और मैं इतना शॉकर इसलिए हूं क्योंकि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं जो देख रही हूं वह हकीकत है या कोई सपना। सर प्लीज क्या आपने जो अभी अभी कहा है वह एक बार और रिपीट करेंगे प्लीज मेरे लिए? रश्मि की बात सुनकर अमरजीत झट से उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसके रिंग फिंगर में अपने हाथ में मौजूद रिंग पहना देता जो वह कब से अपने साथ लेकर इसी इंतजार में घूम रहा था कि कब वह दिन आएगा जब वह रश्मि को शादी के लिए प्रपोज करेगा। फाइनली आज उसके जिंदगी में ये दिन आ ही गया था। रिंग पहनाते ही अमरजीत रश्मि को कसकर अपने गले से लगा लेता है। यह महसूस करते ही रश्मि अमरजीत के कान के पास जाकर धीरे से कहती है, आई लव यू माई वुड बी हस्बैंड। रश्मि के जवाब सुनकर अमरजीत के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। अगली सुबह लगातार राठौर मैंशन के मेन डोर की घंटी बजे जा रही थी। ये देखकर नैना आंटी जो किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी देख रही थी, वह दौड़ती और चाहते हुए अपने आप से कहती है, आज तो राठौर मैंशन में सभी लोग अभी तक सो रहे हैं, फिर सुबह सुबह दरवाजे पर यह कौन है जो इतनी बेसब्री से बेल बजाए जा रहे हैं? अब तक नैन आंटी दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। वह डोर ओपन करके सामने खड़े सेक्स को देखकर दरवाजे से साइड होते हुए कहती है, आप यहाँ? नैना आंटी के सवाल को इग्नोर करके दरवाजे पर मौजूद शख्स लिविंग हॉल में आकर सोफे पर बैठ गई। तभी अपने कमरे से ललित जी निकाल कर आई जो नैना आंटी से यह पूछने ही वाली थी कि कौन है जो सुबह सुबह इतना जोर जोर से बेल बज रहा है। वह सोफे पर बैठे शख्स को परेशान देखकर समझ गई कि दरवाजे पर शायद यही थी। ये सोचकर ललित जी उसके पास जाकर कहती है, क्या हुआ सुजाता, तुम सुबह सुबह यहाँ और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या कोई बात हुआ है? क्या तुम देवर जी और राकेश के जेल जाने से परेशान हो? अगर ऐसा है तो। ललित जी के बात सुनकर सुजाता जी कोई जवाब देती उससे पहले ही उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी तो वह दोनों लिफ्ट की ओर देखने लगी, जहां से राजवीर अपना दोनों हाथ अपने पॉकेट में डाले सोनाली के साथ उन्हीं के पास आ रहा था। पास आकर राजवीर अपनी मॉम के पास बैठ गया और उन्हें समझाते हुए कहता है, नहीं मॉम, आप चाची जी को गलत समझ रही हो क्योंकि चाची जी किसी और वजह से परेशान है। और रही चाचा जी और राकेश की बात, तो चाची जी ने खुद उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एसीपी को ऑर्डर दिया था, तो फिर वह उन्हें बाहर निकालने के लिए क्यों कहेंगी? अब तक सभी लोग लिविंग हॉल में आ चुके थे और राजवीर के बात खत्म होते ही ललित जी सुजाता जी से कुछ सोचते हुए कहती हैं, सुजाता, अगर राजवीर जो कह रहा है वह सच है तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो? ललित जी के सवाल सुनकर सुजाता जी की आंखें लाल होने लगी थी। वह परेशान होकर धीरे से कहती है, दीदी आप तो जानती हो रश्मि को अपने डैड और भाई के बिहेवियर से कितना प्रॉब्लम था, इसलिए वह अपने डैड के कंपनी में काम ना करके राजवीर के दोस्त अमरजीत के शॉपिंग मॉल में रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी। लेकिन वह कल से घर वापस नहीं आई है और मैं उसे बार बार कॉल भी कर रही हूँ, पर वह मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। दीदी मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान हूँ, इसलिए यहाँ आई हूँ कि शायद राजवीर को कुछ पता हो या राजवीर के पास उसके दोस्त का नंबर होगा, तो वह फोन करके पूछेगा कि मेरी बेटी अभी तक कहाँ है, वह घर क्यों नहीं पहुंची। सुजाता जी के बात सुनकर हाल में मौजूद सभी लोग परेशान थे।
वहीं सोनाली घबराहट में राजवीर की ओर देख रही थी। राजवीर अपनी लिटिल वाइफी के परेशान चेहरे को देखकर उसे आंखों से शांत रहने का इशारा करता है और सुजाता जी को समझाते हुए कहता है, चाची जी शायद रश्मि आपको बताना भूल गई, वह कल अमरजीत के साथ एक डील के सिलसिले में मुंबई गई थी और शायद वह मीटिंग में होगी, इसलिए आपका कॉल रिसीव नहीं किया होगा, पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी अमरजीत से बात करता हूँ। राजवीर के बात सुनकर सुजाता जी के साथ साथ बाकी लोगों को भी थोड़ी शांति मिली। वहीं राजवीर उठकर साइड में चला गया और अमरजीत को कॉल लगा दिया। कुछ देर बात करने के बाद राजवीर फिर वापस वहां आया। ये देखकर सुजाता जी जल्दबाजी में कहती है, क्या हुआ, अमरजीत ने क्या कहा? क्या मेरी बेटी आ रही है और वह ठीक तो है ना? इतने सवाल एक साथ सुनकर राजवीर उनकी परेशानी दूर करते हुए कहता है, हाँ, वह मीटिंग से डायरेक्ट रश्मि को लेकर यही आ रहा है, तो आप अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाए और हमारे साथ ब्रेकफास्ट कीजिए और आज से आप दोनों हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहेंगी। राजवीर की बात सुनकर सुजाता जी एक गहरी सांस लेती है, क्योंकि वह अपनी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और उठकर कमरे की ओर जाने लगी। लेकिन राजवीर की आखिरी लाइन सुनकर वह उसे मना करते हुए कहती है, नहीं बेटा, मैं अपने ही घर पर रहना चाहती हूँ, क्योंकि राकेश की वाइफ प्रेग्नेंट है और ऐसे में मैं उसे अपने मायके भी नहीं जाने दे सकती, क्योंकि हमारे खानदान का आखिरी बारिश उसके पेट में पल रहा है। राकेश के रवैया के बारे में तो तुम भली भांति जानते हो, कहीं गुस्से में आकर उसने उस बच्चों को अवॉर्ड करवा दिया तो मेरे जीने का सहारा नहीं बचेगा, क्योंकि एक दिन रश्मि की भी शादी हो जाएगी और वह अपने ससुराल चली जाएगी। ऐसे में मैं अकेली अपनी जिंदगी कैसे कटूंगी? ये जानकर कि राकेश की वाइफ प्रेग्नेंट है, सभी को बहुत खुशी हुई, लेकिन सुजाता जी की बाकी बातों को सुनकर सभी इमोशनल हो गए थे। ये देखकर सुजाता जी माहौल चेंज करने के लिए मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती है, आप लोग मुझे लेकर परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ, बस मेरी बेटी को एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए और अपने बच्चों के देखने के बाद भी अगर राकेश का रवैया नहीं सुधरा तो मैं अपनी बहू की भी दूसरी शादी करवा दूंगी, और फिर वह कब एक ऐसे इंसान की राह देखेगी जिसने शादी के बाद उसे एक भी खुशी का पल जीने नहीं दिया। इतना कहकर सुजाता जी जल्दी से अपने कमरे की ओर चली गई। वहीं सोनाली ललित जी का उदास चेहरा देखकर साइड हक करते हुए कहती हैं, मम्मी जी, सारे चूहे क्रिकेट खेल रहे हैं और आप यहाँ उदास होकर बैठी हो। उसकी बचकानी बातें सुनकर जहां सभी के होठों पर मुस्कान आ गई थी, वहीं ललित जी कंफ्यूज होकर सोनाली का चेहरा देखते हुए कहती है, क्या हुआ बेटा, क्या तुमने कोई सपना देखा है? भला चूहा कैसे क्रिकेट खेल सकता है जो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? ललित जी की बात सुनकर सोनाली अपने पेट की ओर इशारा करते हुए कहती है, मम्मी जी, चूहा बाहर क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, बल्कि भूख के मारे हमारे पेट के अंदर खेल रहे हैं। अब जल्दी चलिए, हम नाश्ता करते हैं। सोनाली की ऐसी बातों से सबका ध्यान उस बातों से हट गया जिससे सभी दुखी हो रहे थे और सब मुस्कुराते हुए ब्रेकफास्ट करने लगे। अब तक सुजाता जी भी फ्रेश होकर आ गई थी। सबके डाइनिंग टेबल पर बैठते ही रश्मि और अमरजीत भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए वहां आ गए थे। उन्हें ऐसे देखकर अमित अनाया के कान के पास जाकर धीरे से कहता है, आखिर बात क्या है? कल भाभी साले साहब के शोरूम को लॉक करके आ गई थी और अब साले साहब रश्मि को देखकर ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्या इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है? अमित की बात सुनकर अनाया, जो अपने भाई के चेहरे को ध्यान से देख रही थी, वह बिना अमित की ओर देखे कहती है, अमित जी, मैं भी आपके साथ ही वहां से चली गई थी और भाभी ने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे भाई का कॉल रिसीव नहीं करना है, बाकी क्या हुआ वह तो भाभी को ही पता होगा। वहीं जब रश्मि को होश आया कि बाकी लोग उसी को देख रहे हैं तो शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया और वह शर्माते हुए अपनी मॉम के बगल में जाकर बैठ गई। अपनी बेटी को ऐसे देखकर सुजाता जी को समझ नहीं आया कि उनकी बेटी का चेहरा इतना लाल क्यों है और वह सवालिया नजरों से अमरजीत को देखने लगी। सुजाता जी के आंखों में सवाल देखकर अमरजीत कुछ कहता उससे पहले ही राजवीर जवाब देता है, चाची जी, पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करना है। अपनी चाची से इतना कहकर राजवीर अमरजीत को भी ब्रेकफास्ट करने का इशारा करता है। कुछ देर बाद सभी का ब्रेकफास्ट हो चुका था और सोनाली अपने ग्रुप के साथ कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। वहीं राजवीर बाकी लोगों के साथ लिविंग हॉल में बैठा हुआ था। इस वक्त राजवीर का चेहरा बहुत सीरियस लग रहा था। वहीं अमरजीत आज पहली बार नर्वस फील कर रहा था। वहीं विक्रम जी सबको ऐसे चुप देखकर परेशान हो गए थे और आज फिर से अपने बेटे के चेहरे पर वही कोल्डनेस देखकर कुछ सोचते हुए अपने बेटे से कहते हैं, राजवीर, आखिर बात क्या है, बताओगे? और अमरजीत, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारे माथे से इतना पसीना क्यों आ रहा है? अपने डैड के सवाल सुनकर राजवीर जो जवाब देने ही वाला था, वह अपने डैड के अगला सवाल सुनकर अपने दोस्त अमरजीत को देखने लगा, जिसके माथे पर वाकई में पसीने की बूंदें उभर आई थी। उसे ऐसे देखकर राजवीर उसे एक कोल्ड लुक देता है। ये देखकर अमरजीत जल्दी से अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर अपने माथे पर उभर आए पसीना साफ करते हुए जबरदस्ती अपने होठों पर एक फेक स्माइल लाते हुए कहता है, अंकल, ऐसा कुछ नहीं है,
बस ऐसे ही उसके ऐसे अजीब ढंग से मुस्कुराने से सब अजीब नजरों से उसे देखने लगे थे। वहीं अमरजीत को समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे और क्या कहे, इसलिए वह अपनी रिक्वेस्ट भरी आंखों से अपने दोस्त को देखने लगा, मानो कह रहा हो यार जल्दी सबको बता देना, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहा है। अगर तूने जल्दी नहीं बताया तो ये लोग बुड़कर ही मुझे यमराज के पास पहुंचा देंगे। उसके आंखों में सवाल पड़कर राजवीर उससे नजरें फेर कर अपनी चाची सुजाता जी को देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन से कहता है, चाचा जी अभी कुछ देर पहले आप रश्मि के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रही थी है ना, तो मेरे नज़रों में एक लड़का है जिसे हमारी रश्मि भी पसंद करती है, तो क्यों ना हम रश्मि की शादी उसी से करवा दें। राजवीर के ऐसे जवाब सुनकर सुजाता जी कुछ पल के लिए हैरान हो गई थी, लेकिन कुछ पल बाद वह खुद को संभालते हुए राजवीर से सवाल करती है, राजवीर बेटा तुम तो जानते हो तुम्हारे चाचा और भाई के वजह से शहर में हमारी कितनी बदनामी हो चुकी है, फिर इतना जल्दी कोई शरीफ खानदान का लड़का हमारी रश्मि का हाथ क्यों ही थमेगा। इतना कहते ही सुजाता जी मायूस हो गई। ये देखकर राजवीर अमरजीत की ओर इशारा करते हुए जवाब देता है, चाची जी लड़का हम सब के सामने बैठा है और हम सब उसे अच्छी तरह से जानते हैं और उसका नेचर भी, और वह है मेरा दोस्त अमरजीत। राजवीर के मुंह से अमरजीत का नाम सुनते ही सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि इस बारे में घर के बड़े को कुछ भी पता नहीं था। वहीं रश्मि शर्मा कर अपने कमरे में भाग गई। उसे ऐसे जाते देखकर अमरजीत मन ही मन खुद से कहता है, लिटिल चुहिया जब तक मैं भाव नहीं दे रहा था तो बेशर्मों की तरह मेरे आगे पीछे घूम रही थी, यहाँ तक कि तुम मुझे पूरे दिन घूरते रहो, उसके लिए मेरे मॉल में आकर काम भी करना शुरू कर दिया, और जब आज हमारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला हो रहा है तो तुम यहाँ रुककर मेरे साथ देने के बजाय मैदान छोड़कर भाग गई। खैर कोई नहीं, तुम्हें तो बाद में देखता हूँ। वही सुजाता जी अपनी बेटी का हाल देखकर समझ गई थी कि ये दोनों शायद काफी पहले से एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सोचकर सुजाता जी एक नज़र अमरजीत को देखती है, जो अभी तक जिधर रश्मि गई थी उधर ही देख रहा था। अमरजीत का ब्लश करता हुआ चेहरा देखकर सुजाता जी को ये पूछने की जरूरत नहीं थी कि वह उनकी बेटी को क्यों पसंद करता है और क्यों उससे शादी करना चाहता है। ये सोचकर वह अमरजीत से कोई सवाल ना करके अपने पास बैठे राजवीर को धीरे से कहती है, बेटा तुमने रश्मि के लिए अपने दोस्त अमरजीत को चुना है तो वह रश्मि के लिए बेस्ट ही होगा, लेकिन उसके शादी का इतना सारा खर्चा मैं कैसे मैनेज करूंगी, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा दोस्त अमरजीत यहाँ के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक है, तो उसके फैमिली भी चाहेंगे कि शादी ग्रैंड तरीके से हो, ऐसे में मैं सब कुछ कैसे। सुजाता जी आगे कुछ और कहती उससे पहले ही राजवीर उनके परेशानी समझते हुए आगे कहता है, चाची जी आप किसी चीज की चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही RK होटल बुक कर दिया है जहाँ पहले से राहुल की शादी की तैयारी चल रही है, तो मैं सोच रहा हूँ बाकी की शादियाँ भी वही साथ में प्लान करते। अमरजीत अभी भी रश्मि के ख्यालों में खोया हुआ था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया कि उधर क्या बातें चल रही है। वहीं राजवीर अपनी चाची से इतना कहकर अपनी मॉम को देखते हुए कहता है, मॉम बाकी के बातें आप लोग मिलकर प्लान कीजिए, फिलहाल मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अपनी मॉम से इतना कहकर राजवीर वहां से उठकर अमरजीत के पास गया और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए धीरे से कहता है, अमरजीत डोंट बिहेव लाइक दिस। राजवीर के वहां से जाते ही हाल में बैठे बाकी लोग थोड़े सरप्राइज लग रहे थे, क्योंकि राजवीर पहली बार खुलकर अपने फैमिली के बारे में बात किया था। इससे पहले राजवीर जो भी करता था वह किसी को बिना बताए बिना किसी के मर्जी जाने किया करता था, बस जो उसे सही लगा उसके बारे में फैसला सुना दिया, चाहे उसके लिए किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। लेकिन अब राजवीर काफी हद तक बदल चुका था और यह सब हुआ था सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के कारण, जिसने उसके लाइफ को पूरी तरह चेंज कर दिया था। वहीं बाहर राजवीर के बात सुनकर अमरजीत अपने होश में आया। ये देखकर साइड में चल रहा राहुल, जो कब से चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था, वह मुस्कुराते हुए अमरजीत के मजे लेते हुए कहता है, क्या यार तेरे चेहरे पर तो लड़कियों की तरह शर्म की लाली छा गई है, और तेरा शर्माता हुआ चेहरा देखकर कोई नहीं कहेगा कि तू 28 ईयर्स का ऑलरेडी हो चुका है। राहुल के ऐसे टिस करने पर अमरजीत अपने चेहरे पर हाथ फेर कर अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल करता है और राहुल को घूरते हुए कहता है, तूने सबसे झुककर शादी कर ली तो ज्यादा हवा में मत उड़, और हाँ तेरी भी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, तो जरा अपना पाँव जमीन पर रख और मुझे टोंट करने से पहले जरा अपने बारे में भी सोच ले, क्योंकि प्रीति भाभी तुझे अभी भी बेवकूफ बुलाती है। और रही मेरी बात तो मैं तो सिर्फ अपने वैम्पायर दोस्त के वजह से डरता था, नहीं तो अभी तक मेरे 2-4 बच्चे हो चुके हो। अपनी बात कहते हुए अमरजीत इमेजिनेशन में खो गया था। वहीं राहुल अपना मुंह खोले उसकी हरकत को देख रहा था और गाड़ी के पास पहुंच चुका राजवीर उसकी आखिरी लाइन सुनकर अमरजीत के खोए हुए चेहरे को घूरते हुए कहता है, अब आगे एक भी शब्द बोला तो मैं तुम्हारा शादी अभी कैंसिल कर दूंगा, तो आगे से मेरे सामने बकवास मत करना, ओके। राजवीर के धमकी सुनकर अमरजीत बेचारे का दिल लगभग बाहर ही आ गया था। ये सोचकर उसका हाथ अपने आप ही उसके चेस्ट पर चला गया था। ये देखकर राहुल मुस्कुराते हुए पैसेंजर सीट पर बैठ गया था।
वहीं राजवीर का ड्राइवर ऑलरेडी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और राजवीर के पिछले सीट पर सेटल होते ही वह गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। राजवीर के गाड़ी को जाते हुए देखकर पीछे खड़ा अमरजीत अजीब तरह से उसके गाड़ी को घूरते हुए कहता है, अमरजीत अब तुझे बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि तेरी होने वाली बीवी तुम्हारे जिगरी यार की लाडली बहन है और उसका कोई भरोसा नहीं है। क्या पता वह गुस्से में आकर ऐसा कर भी सकता है। अब तक राजवीर की गाड़ी काफी दूर निकल चुकी थी। तभी एक गाड़ी राठौर मैंशन के पार्किंग में आकर अचानक रुकी। उस गाड़ी के तेज ब्रेक लगने से अमरजीत घबराकर 2 कदम पीछे हो गया। अमरजीत के ऐसी हरकत पर गाड़ी में मौजूद शख्स हंसते हुए अपने गाड़ी से बाहर आया और अमरजीत का हालत देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ भाई, तूने कोई भूत देख लिया क्या? क्योंकि इससे पहले तो मैंने तुम्हारा ऐसा अजीब बिहेवियर कभी नहीं देखा था। फिर आज क्या हो गया जो तू ऐसे रिएक्ट कर रहा है? मैंने खाली ब्रेक ही तो अचानक लगाई थी, कोई बम नहीं फोड़ा था जो तू मुझे ऐसे घूर रहा है। उसके ऐसे अचानक सवाल सुनकर अमरजीत छेप गया था। अब बेचारा कैसे बताता कि वह अपने जिगरी यार की धमकी सुनकर बौखला गया था। पर जब उसे होश आया तो वह अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए कहता है, रंजीत मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपने बारे में बताओ। क्या तुम राठौर मैंशन के बाहर राजवीर के जाने का ही वेट कर रहे थे? क्या तुम्हें अपने और उसके बारे में राजवीर को बताने से डर लग रहा है, इसलिए तुम उसके जाने के बाद छिपते छिपाते उससे मिलने आए हो? अमरजीत के मुंह से डोंट भरी सवाल सुनकर पहले तो रंजीत घूरकर उसे देखता है, फिर कुछ सोचते हुए जवाब देता है, क्या करूं यार, अब मेरी होने वाली फ्यूचर वाइफ मेरे यार के घर में एजनेस कम कर रही है और तुम जानते हो ललिता आंटी उसे अपनी बेटी से कम नहीं मानती है, तो मुझे उनकी परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, और जब तक अलका शादी के लिए मान नहीं जाती तब तक राजवीर से बचकर रहना पड़ेगा। वहीं राठौर इंडस्ट्री में राजवीर अपने केबिन में बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी अचानक कोई बिना डोर नॉक किया अंदर आ गया और राजवीर को अपनी गहरी नजरों से देखते हुए कहा, राजवीर तुमने मुझसे बिना पूछे दिल्ली जा रहे इक्विपमेंट क्यों रुकवा दिया, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वह हॉस्पिटल भी आर के हॉस्पिटल से कम नहीं है, फिर तुमने मुझसे बिना पूछे ये डील कैंसिल क्यों कर दिया? क्या तुम मुझे जवाब दोगे? अपने सामने खड़े शख्स की ऐसा तो सुनकर राजवीर थोड़ा हैरान था। फिर वह कुछ सोचते हुए जवाब देता है, भाई आइए हम आराम से बैठकर बातें करते हैं। और रही उस ऑर्डर को कैंसिल करने की बात, तो उसके पीछे कोई रीजन है, इसलिए मैंने वह ऑर्डर कैंसिल कर दिया। राजवीर के जवाब सुनकर राघव भाई के हाथ की मुट्ठियां बंध गई थी। फिर वह कुछ सोचकर अपना गुस्सा दबाते हुए कहते हैं, राजवीर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस दिल को कैंसिल करने के पीछे तुम्हारा ऐसा क्या रीजन है जो तुमने किसी को बताए बिना ही दिल कैंसिल कर दिया? क्योंकि मैं पूरी छानबीन के बाद ही इस दिल को क्रैक किया था, और तुमने मुझसे एक बार बात करना भी जरूरी नहीं समझा और बिना सोचे समझे डील कैंसिल कर दिया। क्या तुम्हें पता है इस दिल को कैंसिल करने की वजह से हमें कितना लॉस हुआ है? खैर तुम्हारा जो मर्जी हो वह करो, मैं जा रहा हूँ। राजवीर कुछ कहता उससे पहले ही राघव भाई उसके कैबिन से निकल गए। अपने भाई को ऐसे नाराज होकर जाते देखकर राजवीर धीरे से कहता है, भाई आप नहीं जानते उस कंपनी के ओनर कैसा आदमी है, लेकिन मैं जानता हूं जिस दिन आपको सच्चाई का पता चलेगा तो आपकी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। राजवीर इतना सोच ही रहा था कि उसके डोर पर नाक हुआ, जिसे सुनकर राजवीर अपने होश में आया और बाहर खड़े शख्स को अंदर आने की परमिशन दे देता। उसके परमिशन मिलते ही बाहर खड़ा शख्स घबराते हुए अंदर आया और राजवीर का एक्सप्रेशन लेस चेहरा देखते हुए कहा, भाई आई मीन बॉस राघव भाई को क्या हुआ जो वह इतने गुस्से में यहां से गए हैं? उसके सवाल सुनकर राजवीर अपने लैपटॉप पर काम करते हुए जवाब देता है, राहुल भाई को उस दिल के बारे में पता चल गया है जिसे मैंने कल कैंसिल कर दिया था, इसलिए वह नाराज हो गए हैं। राहुल भाई क्यों नहीं समझते कि हम उनके साथ डील नहीं कर सकते, क्योंकि वह लोग हमारे इक्विपमेंट का मिस कर रहे हैं। वही कॉलेज में लंच टाइम हो चुका था, लेकिन वह लोग लंच करने से पहले वॉशरूम के बाहर खड़े थे क्योंकि प्रीति वॉशरूम के अंदर गई थी। वहीं सोनाली, रीत और अनाया आपस में कुछ बातें कर ही रही थी कि तभी एक लड़की आए और अचानक रीत को थप्पड़ मारने के लिए उसके पास पहुंच गई, लेकिन वह लड़की रीत के चेहरे को टच भी कर पाती उससे पहले ही बीच में ही किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और मरोड़कर उसके बैग से सता दिया। ये देखकर वह लड़की दर्द से चिल्लाते हुए कहती है, तुम कौन हो? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तो इस लड़की को सबक सिखाना है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रमन बेबी को मुझे जिन्ने की, और मैं कुछ महीनों के लिए विदेश क्या चली गई। यहाँ तो कोई और लड़की आकर मेरे बेबी पर डोडे डाल रही है, और प्रिया कुछ ना करें ऐसा हो सकता है? तुम लोग जानती नहीं मैं कौन हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर सोनाली, जो गुस्से से उसे घूर रही थी, वह उसका हाथ झटक कर उसे रीत से दूर धक्का दे देती है और उसे नीचे से ऊपर तक घूरते हुए कहती है, ओ हेलो, अगर तुम्हें अपने बारे में नहीं पता है कि तुम कौन हो तो
जाकर अपने मम्मी पापा से पूछ लो कि तुम कौन हो। और रही रमन की बात, तो अगर तुम रमन से प्यार करती हो तो उसे जाकर पूछो ना कि वह भी तुमसे प्यार करता है कि नहीं। यहाँ मेरी भतीजी को हार्म करने क्यों चली आई? अगर इसे हाथ भी लगाया ना तो हाथ तोड़कर तेरे सर पर रख दूंगी, क्योंकि हाथ में हाथ देने के लिए तेरा हाथ ही नहीं बचेगा। अब जा यहाँ से। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? सोनाली को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर अनाया थोड़ी हैरान थी, क्योंकि आज से पहले उसने सोनाली को इतना गुस्सा होते हुए कभी नहीं देखा था। जब किसी ने उसे किसी भी बात को लेकर टोंट किया था तो उसने कभी इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन आज जब रीत पर बात आई तो सोनाली का जैसे खून खोल उठा था। वह लड़की अपना हाथ पकड़कर सोनाली को घूरते हुए कहा, तुम्हें तो मैं देख लूंगी, तुम जानती नहीं मेरे डैड कौन है। उसके इस बात को सुनकर सोनाली जैसे ही कुछ कहने को हुई तभी उस लड़की को याद आया कि जब कुछ देर पहले उसने खुद के लिए कहा था कि वह कौन है, तो सोनाली ने कैसा जवाब दिया था। ये सोचकर वह लड़की गुस्से में अपना पैर पटकते हुए चली गई। उस लड़की के वहां से जाते ही वहां किसी के ताली बजाने की आवाज आने लगी, तो तीनों उस ओर देखने लगे जहां प्रति मुस्कुराते हुए खुशी से ताली बजा रही थी। ये देखकर अनाया अपने होश में आई और प्रीति से कहती है, प्रीति भाभी, मैं तो सोनाली भाभी को गुस्से में देखकर शौकी हो गई थी और आप हो कि ताली बजा रही हो। उसके बाद सुनकर प्रीति चलते हुए वहां आए और सबको कैंटीन की ओर ले जाते हुए धीरे से कहती है, क्योंकि तुम एक बात शायद अभी तक नहीं समझ पाए हो। अगर कोई बात सोनाली तक रहे तो फिर भी वह एक पल के लिए उस शख्स को माफ कर सकती है, लेकिन अगर कोई बात रीत पर आ गई तो सोनाली का खून खल उठता है। उस वक्त वह किसी और ही इंसान में कन्वर्ट हो जाती है। खैर यह सब छोड़ो, ये सब तो जब से हम इस कॉलेज में आए हैं तब से रोज का हो गया है। अब तक वह लोग कैंटीन एरिया में पहुंच चुके थे। प्रीति अपने चेयर पर बैठते हुए मुस्कुराकर सोनाली से करती है, यार अब गुस्सा छोड़ भी दे और यह बता कि कल तूने ऐसा क्या किया जो चारों ओर तेरे ही चर्चे हैं। वैसे तो तू कल कॉलेज में कह रही थी कि तू अपने वैम्पायर हस्बैंड से अपने हस्बैंड से गुस्सा है, लेकिन शॉपिंग मॉल में तू जिस तरह से उनका हाथ पकड़कर खींच कर ले जा रही थी उसे देखकर तो मुझे कहीं से नहीं लगा कि तू अपने हस्बैंड से नाराज है। प्रीति के ऐसे सवाल पूछने पर सोनाली कल के बारे में सोचते हुए कहती है, अरे कुछ नहीं यार, वह जब हमें मॉल में जाकर अमित भाई से अमरजीत भाई और रश्मि के रिश्ते के बारे में पता चला तभी हमने डेविल को मैसेज करके अपने प्लेन के बारे में बता दिया था कि उन्हें क्या करना है। और जैसा कि सब जानते हैं डेविल के लिए कोई भी काम करना उनकी छुट्टियों का काम है। प्रीति से इतना कहते हुए सोनाली मॉल में हुई घटनाओं के बारे में सोचते हुए उन्हें आगे बताने लगी। फ्लैशबैक, पहले तो सोनाली अमरजीत को रश्मि के आसपास देखकर कोई और प्लान बनाया था, लेकिन जब उसने सुना कि अमरजीत किसी मीटिंग के लिए अपने केबिन में जा रहा है तो उसे एक दूसरा आइडिया आया और वह जल्दी से राजवीर को एक मैसेज टाइप करती है। वही राठौर इंडस्ट्री में बैठा राजवीर जब सोनाली का मैसेज पढ़ता है तो वह जल्दी से उसे कॉल करता है। सोनाली के कॉल रिसीव करते ही राजवीर परेशान होकर कहता है, जान आप ऐसा क्या करना चाहती हो जो आप अमरजीत के मॉल में काम कर रहे सारे के सारे स्टाफ को इतने शॉर्ट नोटिस पर उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए कह रही हो, और तो और आप ऐसा चाहती हो कि मैं उसके माल का लाइट कनेक्शन भी कटवा दूं। राजवीर के बात सुनकर सोनाली सपाट लहजे में कहती है, डेविल आपने जो भी हमें कहा वह हमने ही आपको टाइप करके भेजा है, तो हमारी ही लिखी हुई लाइन हमें रिपीट करके सुनने की जरूरत नहीं है। और एक बात आपको पता है कि अमरजीत भाई रश्मि से प्यार करते हैं, लेकिन वह शायद आपके बारे में सोचकर अपनी फीलिंग छुपा रहे हैं, पर हम ऐसा नहीं चाहते कि जब वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आपके दोस्ती के बारे में सोचकर भाई रश्मि से दूर रहे। इसीलिए जैसा हमने कहा है वैसा कीजिए, नहीं तो हम आज रात आपको अपने बेडरूम के अंदर आने नहीं देंगे। अब आप सोच लीजिए, आप हमारे प्लान पर काम करना चाहते हैं या फिर एक पूरी रात अपने स्टडी रूम में बिताना चाहते हैं। अपनी क्यूट लिटिल वाइफी की धमकी सुनकर राजवीर की आंखें बड़ी हो गई थी। वहीं सोनाली बिना राजवीर का कोई जवाब सुने फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। ये देखकर अपने चेयर पर बैठा राजवीर फोन को अजीब तरह से घूरते हुए कहता है, मेरी मासूम इनोसेंट लिटिल वाइफी मेरे साथ रहते रहते धमकी देना भी सीख गई है। चल राजवीर लग जा अपने काम पर, नहीं तो तेरी जिद्दी लिटिल वाइफी खुद तो परेशान होगी ही और तुझे भी पूरी रात सोने नहीं देगी। फ्लैशबैक एंड सोनाली की पूरी बात सुनकर सभी पेट पड़कर हंसने लगे। वही अमित और रमन अपना मुंह खोल सोनाली को देख रहा था, क्योंकि जिसके सामने लोग आंखें मिलाने से कतराते हैं उसी को उसकी प्यारी भाभी ने धमकी दे डाला था। सबका ऐसा रिएक्शन देखकर सोनाली जो कल के बातों में खोकर जो उसे नहीं बताना था वह भी बता दिया था। ये सोचकर वह छेपते हुए कहती है, जितना हंसना है हंस लो, आगे से हम कुछ भी नहीं बताएंगे, देख लेना। सोनाली की बातें सुनकर रमन और अमित अपने होश में आया और एक दूसरे को देखने लगा। वह दोनों भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सोनाली की धमकी सुनकर वह दोनों जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल करते हैं। तभी सोनाली को कुछ याद आया तो वह रमन को घूरते हुए कहती है, रमन जी क्या रीत से पहले आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी?
सोनाली के अचानक पूछे गए सवाल सुनकर रमन जो पानी पी रहा था वह अमित को देखने लगा और उसके मुंह में मौजूद सारा का सारा पानी अमित के पेट पर जाकर गिरा, जिसे देखकर आसपास बैठे सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। वहीं सोनाली पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ था। वह अभी भी अपनी नीली आंखें छोटी करके रमन को घूर रही थी। ये देखकर रमन अपना थूक घटकते हुए मन ही मन कहता है, ओ नो, लगता है सानिया वापस आ गई है। लेकिन उसे तो मैंने सिर्फ अमित और अनाया को दिखाने के लिए गर्लफ्रेंड बनाया था। सच में तो मुझे उससे कोई लेना देना था ही नहीं और मैं उसे अपनी फेक गर्लफ्रेंड सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि मेरा दोस्त अमित अपनी गर्लफ्रेंड अनाया के साथ मिलकर मुझे बहुत परेशान करता था कि मैं हमेशा सिंगल ही रहूंगा, मुझे तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। एक्स्ट्रा और उसके बेवकूफ़ी भरी बातों में आकर मैंने सानिया को अपनी फेक गर्लफ्रेंड बना लिया था, जिसके लिए मैंने अपनी सारी सेविंग्स उस लड़की को दे दिया था। लेकिन आज उसी के वजह से लगता है मेरी रियल गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो उसे छोड़ूंगा नहीं। खुद से इतना कहकर रमन एक नज़र सोनाली के चेहरे को देखता है जो अभी भी उसे ही घूर रही थी। ये देखकर रमन अपनी नज़रें तिरछी करके रीत की ओर देखता है, जो अपनी दी के पूछे गए सवाल सुनकर रमन को अपनी खा जाने वाली नज़रों से देखे जा रही थी। दोनों दीदी भतीजी के खतरनाक नज़रों को देखकर रमन मन ही मन आगे कहता है, अगर इन्हें इस वक्त ज़रा भी अंदाजा हुआ कि मैंने कभी उस लड़की को पूरे कॉलेज में अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था तो इन्हें पक्का गलतफहमी हो जाएगी, क्योंकि मेरे कुछ कहने से पहले ही उस लड़की ने यहाँ आकर मेरे कूल लाइफ में आग लगाने का काम किया है। लेकिन क्या उसे याद नहीं था कि वह खुद अपनी मर्जी से पैसे के लिए मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हुई थी। लेकिन ये सच में भाभी को कैसे बताऊं? अगर उन्होंने मुझे गलत समझ लिया तो मैं तो इस बारे में भूल ही चुका था। क्या करूं? अगर मुझे पहले पता होता कि वह लड़की ऐसे अचानक मेरी लाइफ में आकर रायता फैलाने वाली है तो मैं पहले ही रीत और भाभी को सारा सच बता देता। वही सोनाली जो कब से रमन के जवाब का इंतजार कर रही थी, वह रमन को ऐसे चुप देखकर उसके आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, रमन जी अब कुछ बोलेंगे भी कि ऐसे ही मौन धारण करके बैठे रहेंगे? सोनाली के ऐसे चुटकी बजाने और उसके बातें सुनकर रमन अपने होश में आया और अपनी सफाई देते हुए कहता है, भाभी गॉड प्रॉमिस, रीत के अलावा मैंने किसी से सच्चा प्यार नहीं किया है और ना ही रीत के अलावा कभी किसी से होगा। प्लीज भाभी ट्रस्ट मी। अपनी बात कहते हुए रमन के आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी। फिर भी सोनाली अपनी तसल्ली के लिए कुछ और सवाल करना चाहती थी। तभी प्रीति ने बीच में टोकते हुए कहा, यार सोनाली, क्लास का टाइम होने वाला है और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि तूने तो उसे सबक सिखा ही दिया था, फिर रमन के साथ सीबीआई की तरह पूछताछ क्यों कर रही है? क्या अब तुझे पढ़ाई नहीं करना है? प्रीति के सवाल सुनकर सोनाली अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखती है और आगे किसी से बिना कुछ कहे चुपचाप उठकर वहां से चली जाती है। उसे ऐसे जाते देखकर बाकी सभी एक दूसरे को देखते हैं। वही अमित रमन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, यार मुझे तो लगा था तूने भाभी और रीत को सब कुछ पहले ही बता दिया होगा। और रही मेरी बात, तो अगर मैं तेरा साथ देने के लिए भाभी को अभी सच बताया भी तो उन्हें ऐसा ही लगेगा कि शायद तू मेरा दोस्त है, इसीलिए मैं तेरी साइड ले रहा हूँ। इसलिए आगे जो भी करना है वह तुझे ही करना पड़ेगा। अब दुखी मत हो, क्योंकि तू अगर शांति से उन्हें सच बताएगा तो वह तुम्हारी बात जरूर समझेंगे। अब जा अपनी क्लास में और मैं घर जा रहा हूं, क्योंकि तूने ऐसी जगह पानी गिराया है जिसे देखकर लोग गलत ही समझेंगे। अमित ऐसा कहते हुए अपने गीले पेंट की ओर इशारा करता है। ये देखकर बगल में खड़ी अनाया और प्रीति को हंसी आ गई। वही रीत अपनी दी के पीछे ही अपने क्लास की ओर जा चुकी थी, क्योंकि उसे सानिया की बातें याद करके रमन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वही अमित उन दोनों को हंसते हुए देखकर गुस्से से वहां से निकल गया। राठौर मैंशन। रात का वक्त। सोनाली परेशान होकर स्टडी टेबल पर कुछ ढूंढ रही थी। तभी पीछे से कोई आया और उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए अपने सिडिक्टिव वॉइस में कहता है, आई मिस यू जान। उस शख्स के इतना कहते ही सोनाली उसे खुद से दूर धक्का देने की कोशिश करते हुए कहती है, आई मिस यू टू डेविल। बट इस वक्त हमें परेशान मत कीजिए, क्योंकि हमें अपना नोट्स ढूंढकर पढ़ाई करना है। सोनाली के कहे गए शब्द सुनकर राजवीर, जो हमेशा की तरह उसके नेचुरल फ्रेग्रेंस में खोया हुआ था, वह अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, जान पहले रिलैक्स हो जाए और सोचिए कि आपने कॉलेज से आने के बाद अपने नोट्स बैग से निकालकर कहाँ रखा था। लेकिन तब तक प्लीज मुझे खुद से दूर मत कीजिए। इतना कहकर राजवीर अपना ठुडी सोनाली के शोल्डर पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं सोनाली कुछ ही पल बाद चाहते हुए कहती है, डेविल अब हमें छोड़िए, क्योंकि हमें याद आ गया है कि हमने कॉलेज से आने के बाद पढ़ते हुए ही अलकादी के कमरे में चले गए थे। हमें लगता है हमने बात करते हुए अपनी नोट्स वहीं पर छोड़ दिया था। हम अभी लेकर आते हैं, तब तक आप फ्रेश हो जाए।
इतना कहकर सोनाली जल्दी से राजवीर का दोनों हाथ अपने कमर से हटती है क्योंकि सोनाली के फास्ट रिएक्शन देखकर राजवीर का पकड़ ढीली हो गया था। वहीं सोनाली तेजी से दरवाजे की ओर भाग गई, लेकिन कुछ याद आते ही वह अपनी जगह पर रुक गई और पलटकर अपने डेविल हस्बैंड को देखते हुए कहती है, और हाँ डेविल, हमें आपसे एक जरूरी बात करना है, इसलिए आप जल्दी फ्रेश हो जाए और हम यूं गए और यूं आए। इतना कहकर सोनाली हवा की तरह वहां से गायब हो गई। ये देखकर राजवीर जो स्टैचू की तरह जमा हुआ था वह अपने होश में आया और अपने माथे के बीचों बीच एक उंगली रखकर रफ करते हुए खुद से कहता है, मेरी जान का अलग अलग औरा देखकर आजकल मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या यह मेरी वही इनोसेंट लिटिल वाइफ ही है या किसी का डुप्लीकेट जो हर वक्त मुझे छोड़कर सबकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में लगी रहती है। मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं है। मैं जब भी पास आने की कोशिश करता हूं तो या तो इन्हें किसी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवानी होती है या तो पढ़ाई का बहाना करके दूर भाग जाती है। मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ दिन बाद पता चला कि मेरी जान मुझे भूल भी चुकी है। फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि जिस तरह इन्होंने मुझे कल बेडरूम से बाहर रहने की धमकी दिया था उसे याद करके तो मैं परेशान ही हो जाता हूँ। अब पता नहीं आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। सोनाली के करीब आकर और उसके बातों को सुनकर पल भर में राजवीर ऑफिस की सारी परेशानियां भूल चुका था। वह ये भी भूल चुका था कि राघव भाई ने आज उसके साथ किस तरह अनप्रोफेशनल बिहेव किया था। जब राजवीर फ्रेश होकर बाहर आया तो देखा सोनाली अपने स्टडी टेबल पर बैठकर आराम से पढ़ाई कर रही है। ये देखकर राजवीर उसके मासूम चेहरा निहारते हुए सोफे पर बैठ गया और अपना बाल टॉवल से सुखाने लगा। जब कुछ देर बाद सोनाली को अपने ऊपर किसी के नजरों की ताकी महसूस हुई तो वह पलटकर सोफे की ओर देखते हुए अपने मुंह का पाउट बनाते हुए कहती है, क्या है डेविल, आप हमें ऐसे घूरकर हमें अपनी ओर अट्रैक्ट क्यों कर रहे हो? ऐसे में हम अपना काम कंप्लीट कैसे करेंगे? और यह क्या बात है? जाइए जल्दी जाकर नाइट सूट पहनकर आइए, हमने निकाल कर बेड पर रख दिया है। सोनाली की बातें सुनकर राजवीर बेड की ओर देखता है जहां उसका प्लेन व्हाइट कलर का टी शर्ट और लोअर रखा हुआ था। ये देखकर राजवीर क्लोजेट रूम में जाने के बजाय वही बेड के पास चेंज करने लगता है। ये देखकर सोनाली शर्म से अपनी नजरें झुकाते हुए खुद से कहती है, ये डेविल भी ना जाने उनके दिमाग में क्या चलता रहता है। जब हम सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाएंगे तो सबसे पहले हम इसी बात का पता लगाएंगे कि आखिर इनके दिमाग में इतने गंदे गंदे ख्याल आते कहाँ से हैं। वैसे देखा जाए तो हम भी कुछ काम नहीं है, पता नहीं इन्हें ऐसे देखकर हमारे दिमाग को क्या हो जाता है। इतना सोचते ही सोनाली जोर से अपना सर झटकती है जैसे कि वह अपने दिमाग में चल रहे सारे थॉट को दूर भाग रही हो और वापस पढ़ाई की और अपना ध्यान लगाने की कोशिश करने लगी। वहीं राजवीर सोनाली की हरकतें देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था और चेंज करने के बाद राजवीर अचानक सोनाली के पीछे आ गया और बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बेडरूम से बाहर जाते हुए कहता है, जान मुझे पता है कि आप पढ़ने में बहुत होशियार, इसीलिए आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जान कितनी टैलेंटेड है, इसलिए प्लीज थोड़ा ध्यान मेरी और भी दीजिए क्योंकि कई दिनों से मैं देख रहा हूँ आप हर किसी की बातें सुनती है, हर किसी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होता है, लेकिन जब मेरे साथ टाइम स्पेंड करने की बारी आती है तो आप मुझसे दूर भागने की कोशिश करती हो। अब तक राजवीर लिफ्ट के अंदर जा चुका था और लिफ्ट का डोर क्लोज होते ही राजवीर सोनाली के गुलाबी होठों की ओर बढ़ने लगा। तभी एक आवाज के साथ लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर खुल गया। ये देखकर राजवीर सोनाली की गुलाबी होठों से कुछ दूरी पर ठहर सा गया। वही सोनाली उसे चिढ़ाते हुए उसके कान के पास जाकर धीरे से कहती है, क्या हुआ डेविल का डेजर्ट मुंह में जाते जाते हवा में गायब हो गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। चिढ़ाने से पहले सोनाली शायद ये भूल गई थी कि वह अभी भी राजवीर के मजबूत बाहों में कैद है। वहीं राजवीर उसकी चमकती हुई आंखें देखकर उसे अपनी बाहों में कसते हुए उसके चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर कहता है, जान आजकल आप मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में लेने लगी हो। अगर मैं अभी आपको वापस अपने बेडरूम में ले जाकर वही सब करूं तो फिर आप अपने आप को कैसे बचा पाओगी? बोलो। राजवीर की धमकी सुनकर सोनाली का गला सूखने लगा था। वह अपना थूक भटकते हुए अपने आप को अपने डेविल हस्बैंड से बचने के लिए रिक्वेस्ट भरी नजरों से उसे देखते हुए कहती है, डेविल आप क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा, जरा एक नज़र वहां देखिए, डाइनिंग एरिया में सभी लोग मौजूद है। प्लीज हमें नीचे उतार दीजिए ना, आगे से कभी आपको परेशान नहीं करूंगी और ना ही चढ़ाऊंगी, प्लीज जाने दीजिए। सोनाली की बात सुनकर और उसके आंखों में रिक्वेस्ट देखकर राजवीर बिल्कुल नहीं पिघला। तो दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए KRN स्टोरीज जंक्शन के साथ। अब बताइए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अगला एपिसोड सुनने के लिए जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ KRN स्टोरीज जंक्शन के साथ, जहां हर कहानी होती है रोमांचक, धमाकेदार और दिलचस्प। आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।
आपके एक सब्सक्राइब और प्यारे कमेंट से मुझे और बेहतर लिखने और सुनाने की प्रेरणा मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस प्यारी फैमिली का हिस्सा बनिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टोरी लवर्स।